Now we are going to do some of the textbook problems. The very first question is, what are the difference between the mass of an object and its weight? तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये हम कर चुके हैं टॉपिक थ्योरेटिकल, ये आपको टेबल से मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो अपने खुद से। Why is the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth? तो ये डेरिवेशन भी अभी हमने किया था, ठीक है ना। तो यही वाला डेरिवेशन इसमें करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। क्लियर है? Now we are going to do some of the numericals from the textbook exercise. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? क्या कह रहा है ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो कैसे चेंज होता है अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का अगर आप डिस्टेंस चेंज करो, ठीक है ना। और कितना चेंज करो, डिस्टेंस हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं मान लीजिए, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। क्लियर है? और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है कि अब फोर्स में कितना चेंज आ गया जब हम ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं, r/2 कर देते हैं। अभी हमने जो नया डिस्टेंस लिया है वो क्या कर दिया, r/2, मतलब हाफ डिस्टेंस कर दिया। तो फोर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो नया फोर्स है उसको हम F डैश मान लेते हैं। तो वो कितना हो गया, 4 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो 4 यहाँ नहीं होगा एक्चुअल में, अब इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। और जो डिस्टेंस था वो मैंने क्या कर दिया, r/2 ले लिया ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, आप इस तरीके से लिखो, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर आता है, फोर्स के बराबर आता है। तो इसको हम लिख सकता हूँ 4 और ये पूरा का पूरा हो गया आपका F, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा क्या था, F डैश था आपका ये, ठीक है। तो जो नया फोर्स है, तो नया फोर्स जो आया F डैश, वो कितने के बराबर आ गया, 4 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स। तो जो पहले जो फोर्स लग रहा था, नया फोर्स उसके 4 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो दस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू के 4 गुना बढ़ गया वो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे जो है उनके मास के हिसाब से एक्ट होता है। क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए मास आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस है, और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उनके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। तब ये पूछ रहा है कि अगर हम किसी ऊंचाई से अगर दो ऑब्जेक्ट को गिराएं, कि एक तो छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक जिसका मास कम है और एक जिसका मास ज़्यादा है, उसको अगर हम किसी हाइट से अगर ड्रॉप करें ग्राउंड के ऊपर, तो इन दोनों की स्पीड सेम क्यों होती है, सेम क्यों होती है। कहने का मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो जिसका मास ज़्यादा है वो मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा क्यों नहीं होती,
ठीक है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि दोनों एक ही स्पीड से और एक ही टाइम पे ग्राउंड तक पहुंचेंगे, यही हमने पढ़ा है। ठीक है ना, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे, शेप पे और उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स टूवर्ड द अर्थ इज कांस्टेंट, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रही है वो दोनों के ऊपर सेम लगेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास, क्या है 9.8। ठीक है ना, क्योंकि इसको भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और इसको भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना होता है, mg के बराबर होता है। फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है ना, और g की जो वैल्यू है वो दोनों में ही क्या है, सेम है। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उस वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी सेम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मास है वो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा ये। ठीक है ना, और इसको आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको इस तरीके से देखिए कि ये एक्सप्रेशन हमने सोल्व किया था ना पीछे, कि द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं कहीं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इज कांस्टेंट and independent of the mass of the body. Thus, all bodies fall with the same acceleration irrespective of their masses. कि जितनी भी bodies हैं वो एक ही acceleration के साथ नीचे आएंगी और masses के ऊपर depend नहीं करती हैं. That is why a heavy body does not fall faster than the light body. Clear है? Next question. What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? तो क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एक तो हमने अर्थ ले ली और एक अर्थ के सरफेस के ऊपर एक हमने छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है ना, तो अर्थ का मास हमें पता है, वो गिवन है। ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ दे रखा है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें गिवन है 1 kg, तो mm दोनों की वैल्यू आ गई। और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो r की वैल्यू हमें आ गई। ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करोगे, और g की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये भी हमें गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके जब सोल्व करोगे तो ये f हमें निकालना है। ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट होगा, तो ये f की वैल्यू निकालनी है। तो f जब सोल्व करोगे इसको तो कितना आएगी, 9.8 न्यूटन आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो अर्थ और मून जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे। डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द फोर्स डेट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ बाय। तो ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये कहता है कि दोनों सेम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर या अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या है कि दोनों सेम फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना, ये हम पीछे कर चुके हैं कि जितना फोर्स अर्थ लगाएगी मून के ऊपर उतना ही फोर्स मून लगाएगा अर्थ के ऊपर। ठीक है ना, तो जितना ये मून इसको खींचेगा उतना ही अर्थ जो है मून को खींचेगी अपनी तरफ, तो सेम फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए बॉडी ए अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे, दोनों फोर्स सेम होंगे, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए बॉडी बी अट्रैक्ट्स द बॉडी ए। दस the magnitude of force with which the earth attracts the moon is equal to the magnitude of the force with which the moon attracts the earth। यानी कि जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से जो है अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम होगी लेकिन डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की क्या है, अपोजिट होगी। दस बोथ द अर्थ एंड द मून अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्सेस। ठीक है ना, बराबर फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ
वाई डज द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। ये कह रहा है कि अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ जो है वो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती, ठीक है ना, उसकी तरफ चलती क्यों नहीं है। तो अगर मून की तरफ चलेगी तो सेम वैसे ही है। अगर मान लीजिए अर्थ जो है, हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जब अट्रैक्ट करता है तो उसको अपने अंदर क्यों नहीं खींच लेता, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है ये। तो ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रिलेशन किस में छुपा है कि देखिए, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि ये जितना फोर्स मून पे लगाएगा, मून उतना ही फोर्स अर्थ पे लगाएगा, दोनों फोर्स बराबर लगेंगे, ठीक है। तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की वैल्यू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम फोर्स दोनों का सेम है तो फोर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, फोर्स दोनों बराबर लगाते हैं एक दूसरे पे, तो फोर्स की वैल्यू तो फिक्स हो गई। तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन आता है कि एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब ये केस तो हमने एप्पल का लिया था ना पीछे, तो यहाँ पे हम मून रख देते हैं, तो मून इसको हम काट के कर देते हैं मून, अब ठीक है ना, मून हो गया ये, तो ये हो गया मून। तो अगर हम मून की बात करें तो अर्थ जो है मून के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो यहां पे जो मून का मास है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो अगर मून का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मून जो है कितना फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर, तो यहाँ पे अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब अर्थ हमें मून की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आती, लेकिन जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ हमें स्पीड से घूमते हुए नज़र आता है, ठीक है ना। लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता। अंदर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता कि उसको अंदर खींच ले, ठीक है ना। लेकिन इसकी इतनी वैल्यू होती है कि ये बाउंड करके रखती है उसको, ठीक है ना, अपने चारों तरफ घुमाती रहती है। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द मून इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो ये बहुत कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एज द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज, हैंस द मूवमेंट ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द मून इज नॉट नोटिस्ड। तो हम ये चीज नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सेम एप्पल और अर्थ वाला केस है कि अर्थ एप्पल को तो अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन एप्पल जो है अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम है, ठीक है ना। तो वो एक्सेलरेशन हमें नज़र नहीं आती, ठीक है ना, वो इतनी कम है कि वो नेग्लिजिबल हो गई।